person get a rise of 10% in the salary at the end of the first year of service and further rise of 20% and 25% at the end of the second and third year respectively, the rise in each year being calculated on his salary at the beginning of the year. So यहाँ पर वो जो कह रहा है आपको कि जो rise है हर साल, वो जो साल के एंड में जो आपकी तनख्वाह बनती है उसके ऊपर मजीद हो रहा है। यानी अगर आपके पास 10% है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर हुई, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो तनख्वाह हो गई वो अब आपकी बेस हो गई, उस पर फिर 20% का हुआ, फिर सेकेंड ईयर के एंड पे जो तनख्वाह हुई उसके ऊपर फिर 25% जो है वो इंक्रीमेंट हुआ एट द थर्ड ईयर। ठीक है, सो व्हाट एनुअल एवरेज एनुअल परसेंटेज इंक्रीज इज दिस इक्वलेंट। तो इसी तरीके से जो है आपके पास सबसे पहले जो है अगर हम 100 अपनी सैलरी कंसिडर करें तो 110% सैलरी एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द सर्विस हो गई, at the end of the second year it's 120% and the end of the third year it becomes 185%। ठीक है, तो तीन वैल्यूज आपके पास आ गई 110, 120, मैम 125 100 को इनमें ऐड करना जी सॉरी मैम 100 को इनमें ऐड करना है। जी 10% का इंक्रीमेंट आया ना आपके पास। ठीक है, तो 10% अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 100 है आपकी तनख्वाह और आपके पास हम 100 के साथ कंसिडर कर रहे हैं ना, सो जब 10% का इंक्रीज आपका आया तो 100 का 10% 10 रुपीज़ बनता है ना, तो आपकी तनख्वाह कितनी हो गई 110 रुपीज़ हो गई। फिर उसके बाद जो राइस कैलकुलेट हुआ वो हर साल जो है ऑन द सैलरी एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यानी पहले साल जब आपकी 110 रुपीज़ हो गई, अब वो हमारा बेस कंसिडर हो गया। ठीक है, यानी अब आपकी नई तरह से नई सैलरी आपकी कंसिडर हो गई। ठीक है, हम उसको 100 कंसिडर कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो इंक्रीमेंट आया उसके ऊपर वो 20% का आया, तो आपके पास कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, 100 का 20% कितना हो गया आपके पास 20 हो गया, सो व्हाट यू गेट 120। और थर्ड ईयर कितनी हो गई आपके पास 125 हो गई। सो तीन वैल्यूज आपके पास आ गई इन परसेंटेज 110, 120 एंड 125। सो यू मल्टीप्लाई देम, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यू हैव टू फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन जो कि बेसिक डेफिनेशन है, इट्स इन रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यूज। ठीक है, सो यहाँ पर जब आप इसको करेंगे प्रोडक्ट लेंगे, तीन वैल्यूज है तो पावर कितनी रेज करेंगे 1/3 की। सो यू कैन डू इट लाइक दिस कि आप इनका प्रोडक्ट लेके पावर 1/3 रेज कर लें, या फिर आप दोनों साइडों पे इसका लॉग ले लें और फिर लॉग लेके उनका मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चला जाएगा, सम कर लें जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है आपके पास। बेसिकली एक्स जो है वो आपके पास तीन वैल्यूज आ गई है 110, 120 एंड 125। ठीक है, तो आप कॉलम बना लें, बेशक इस तरीके से आप लॉग ऑफ एक्स ले लें। ठीक है, और सम करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर इसको डिवाइड कर दें। अगला पार्ट इसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बट व्हाट यू हैव टू डू कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो लॉग ऑफ जी की होगी। सो आपने दोनों साइडों पे क्या ले लेना है, एंटी लॉग ले लेना है। जब आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा, जो भी वैल्यू आपके पास आएगी, क्योंकि उसने यहाँ पर आपको कहा है कि व्हाट एनुअल परसेंटेज इंक्रीज आपने निकालना है, तो जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में से हमने जो भी एवरेज इंक्रीज आया था उसमें से आपने 100 को क्या कर दिया था, माइनस कर दिया था, क्योंकि वो ओवरऑल आपको बता रहा था कि इतना इंक्रीमेंट आया है। सो आपने उसमें से 100 को क्या कर देना है माइनस, सो यू गेट द एवरेज इंक्रीज जस्ट लाइक दैट कि आपने यहाँ पर जब ज्योमेट्रिक मीन निकाला सो 132.3% आया था और उसमें से आपने 100 को क्या कर दिया माइनस, तो एवरेज जो रेट ऑफ इंक्रीज है आपका वो कितना हो गया 32.3% हो गया। इसी तरीके से यहाँ से भी आपने करना है कंटिन्यू, आगे आपका यहाँ पे नहीं है, screenshot missing है, you have to take the geometric mean and then you have to find the subtract 100 from that, you get the average annual percentage increase। ठीक है, सो ये ज्योमेट्रिक मीन के कुछ क्वेश्चंस हो गए। और फिर उसके बाद आपके पास ये 3.18 है, इट्स इन हार्मोनिक मीन क्वेश्चन। A men travel from A to B at an average speed of 30 kilometer per hour and return from B to A along the same route and at an average speed of 60 kilometer per hour, find the average speed for the entire trip। तो यहाँ पे एक आदमी है जो ए से बी ट्रैवल कर रहा है और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर है, और फिर बी से ए वापस आ रहा है सेम रूट से और उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर ट्रिप। सो यहाँ पे जब भी आपके पास कोई एवरेज स्पीड का फाइंड करने के लिए कहे तो याद रखें कि उसमें हम हार्मोनिक मीन का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज एन बेस्ट एवरेज टू फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला था हार्मोनिक मीन का, दिस इज फॉर अनग्रुप डेटा सेट, दिस इज एन डिवाइडेड बाय समीशन एक्स, समीशन 1/x। ठीक है, सो यहाँ पर दो वैल्यूज जो आपके पास x की आ रही हैं दैट इज 30 एंड 60। ठीक है, सो आप उसका इनवर्स ले लें, सम कर लें, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है आपके पास 2। सो इसको सिंप्लीफाई करें, व्हाट यू गेट 40 किलोमीटर पर आवर। सो जो एवरेज स्पीड है इंटायर ट्रिप, ये ए है, दिस इज योर बी पॉइंट।
ए से बी एंड देन ही कम्स बैक फ्रॉम बी टू ए, और जाते हुए उसकी स्पीड 30 थी और आते हुए उसकी 60 थी। तो अगर हमने उसे एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप निकालनी है तो यूज़ हार्मोनिक मीन एंड व्हाट यू गेट 40 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी जो एवरेज स्पीड इंटायर ट्रिप रही है 1 घंटे में 40 किलोमीटर की रही है। ठीक है, स्किप दैट ऑल्टरनेटिव फार्मूला, डू इट बाय द फार्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें, डस्का इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 miles each from Gujranwala and Sialkot, and a bus travel from Gujranwala to Daska at an average speed of 25 miles per hour, from Daska to Sialkot an average speed of 40 miles per hour, and returns at Daska at an average speed of 30 miles per hour. Find the average speed for the entire trip. ठीक है, सो डस्का जो है वो गुजरांवाला से 15 माइल्स के डिस्टेंस के ऊपर है। वी डू नॉट यूज दिस इंफॉर्मेशन ओवर हेयर बिकॉज वी आर फाइंडिंग द एवरेज स्पीड। ठीक है, सो दिस इज नॉट एनी स्पीड। अब वो क्या कह रहे हैं कि अब बस ट्रेवल फ्रॉम गुजरांवाला टू डस्का, गुजरांवाला से वो डस्का गया और उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही, 25 माइल्स जो है वो रही है पर आवर, एंड फ्रॉम डस्का टू सियालकोट वो गया है और उसकी एवरेज स्पीड रही है 40 माइल्स पर आवर, और जो रिटर्न टू डस्का जो वापस आया है उसकी एवरेज स्पीड रही है 30 माइल्स पर आवर। आपने इंटायर ट्रिप की एवरेज स्पीड निकालनी है यहाँ पे। सो आप यहाँ पर तीन वैल्यूज़ हैं आपके पास, यू हैव 25, एक्स इज 25, एक्स इज 40 and x is 30. So 3x की वैल्यूज हैं, you can make a column of that or directly apply the formula। ठीक है, आप इसका इन्वर्स ले लें, यहाँ पे x बना लें, 1/x का कॉलम बना लें यहाँ पे, और उस 1/x के कॉलम को सम कर लें। ठीक है, और फिर उसके बाद आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऊपर रख के और नीचे डिवाइड कर लें, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला m डिवाइडेड बाय समेशन 1/x एंड इट्स एन अनग्रुप्ड फॉर्मूला। सो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को वर्ड प्रॉब्लम बताई कि जब आपके पास खासतौर पे एवरेज स्पीड आए तो हम हार्मोनिक मीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसने बेस्ट सूटेबल एवरेज। और अगर आपके पास आ जाती है, लेट्स सपोज कि आप लोगों ने जो है वो सैलरी में इंक्रीज़ देखना है या किसी की जो है वो लाइफ में या रेट डेथ रेट है या कुछ इस तरह का आपके पास है, तो उसमें जो है हम ज्योमेट्रिक मीन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास इस तरह से सिचुएशन आ जाए। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन तीनों आप देख चुके हैं। अर्थमेटिक मीन भी आप देख चुके हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी आपने एवरेज देख लिया, हार्मोनिक मीन भी आपने एवरेज देख लिया है। जो रिलेशनशिप है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में वो एग्जिस्ट करता है, और वो क्या है, दैट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू हार्मोनिक मीन। दिस इज द रिलेशनशिप एंड यू मस्ट रिमेंबर दैट। इक्वलिटी आपकी होल्ड करती है व्हेन द ऑल द वैल्यूज आर इक्वल। अगर तमाम वैल्यूज डेटा सेट की इक्वल हो जाती हैं तो उस सूरत में आपका जो है वो मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की जो वैल्यूज है वो आपकी सेम आएंगी डेफिनेटली, यानी आपके डेटा के अंदर कोई वेरिएशन नहीं है। लेट्स सपोज आपका सारा डेटा 5 5 5 5 5 का है, तो अब आप जब उसका मीन निकालेंगे वो भी 5 निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे वो भी 5 निकलेगा, हार्मोनिक मीन भी निकालेंगे तो वो भी 5 निकलेगा। तो उस सूरत में आपको नजर आ रहा है कि इक्वालिटी का साइन आ रहा है। अदरवाइज अगर आपके डेटा में वेरिएशन है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 4 5 6 का डाटा है आपका, तो मीन हमेशा सबसे बड़ा निकलेगा, ज्योमेट्रिक मीन उससे छोटा होगा और हार्मोनिक मीन की वैल्यू सबसे छोटी निकलेगी सेम डाटा सेट के ऊपर। जैसे यहाँ पर आप देखें कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाटा था 26 27 28 29 30 40 समथिंग का डाटा था, और मैंने जो है उस डाटा से जो है वो मैंने अर्थमेटिक मीन भी निकाला, ज्योमेट्रिक मीन भी निकाला, हार्मोनिक मीन भी निकाला, और जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो मैंने साइड पे एक पेज पे वैल्यूज़ लिख ली और मैं भूल गई कि कौन, मैं इसके साथ लिख दूँ कि ये वैल्यू ज्योमेट्रिक मीन की निकली है, ये हार्मोनिक मीन की निकली है, और ये जो है वो आपकी अर्थमेटिक मीन की निकली है। आई जस्ट राइट इट डाउन, मैंने की वैल्यूज मैंने लिखा और मैं इसके भूल गई कि कौन सी वैल्यू है। अब मैंने अगर आइडेंटिफाई करना है सो आई कैन यूज दिस रिलेशनशिप, मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो हार्मोनिक मीन की होगी, जो उससे बड़ी होगी वो आपकी ज्योमेट्रिक मीन की होगी, और जो सबसे बड़ी होगी वो आपकी अर्थमेटिक मीन की होगी। यानी यू कैन अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर, और आप उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी अर्थमेटिक मीन की होगी। लाइक दिस, दीज आर द 3 वैल्यूज और जो हमने कैलकुलेट की और हमने आइडेंटिफाई करना है। सो 29.84 इज योर अर्थमेटिक मीन, 26.37 इज योर ज्योमेट्रिक मीन, एंड 25.83 इज योर
हार्मोनिक मीन। सो यू कैन आइडेंटिफाई देम। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चंस में, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। सो यू मस्ट रिमेंबर दीज रिलेशनशिप। सो ये अब आप लोगों का कुछ जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी का जो चैप्टर है अब काफ़ी टाइम हो गया है एंड आई वांट टू मूव ऑन। मैं थोड़ा आगे जाना चाहती हूँ। आप लोगों का आगे बहुत कोर्स है। अगर मुझे बताएं कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दैट, अभी जो मैंने आपको करवाया उसमें कोई प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके। कुछ और क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू द अरिथमेटिक मीन। मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि आप लोगों को एक हो जाए क्लियर कि क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है। यू मस्ट हैव टू नो दैट। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि आपका अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला समीशन एक्स ओवर एन है या समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ है, तो सिर्फ आपको डाटा दिया जाएगा और आप उन्हीं फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, अरिथमेटिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन का, हार्मोनिक मीन का, ठीक है, मीडियन, मॉड, किसी भी तरह से आपका आ सकता है। यू मस्ट हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। आप लोगों को प्रिपेयर रहना है हर तरह से। जैसे सिंपल यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ये तो आपके पास इनकम है 8 फैमिलीज़ की और आपने सिंपली अरिथमेटिक मीन निकालना था। यहाँ पे देखें, द मीन वेज ऑफ 5 एम्प्लॉइज इज ₹1000 इफ द वेज ऑफ द फोर्थ एम्प्लॉय इज 4 एम्प्लॉइज आर 800, 1200, 1300, 900, फाइंड द वेज ऑफ द फिफ्थ एम्प्लॉय। सो यू कैन फाइंड इट। आपके पास मीन वेज 5 एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली टोटल, और उन 5 एम्प्लॉयज़ की जो मीन वेज है वो आपको दी हुई है, यानी 5 एम्प्लॉय की जो मीन वेज है दैट इज योर 1000। सो व्हाट इज 1000? हाउ यू रिप्रेजेंट 1000? व्हाट इज 1000? मैम मीन। यस, वी रिप्रेजेंट इट बाय x बार। ठीक है, दिस इज आवर मीन। एंड व्हाट इज 5? दैट इज योर n। ठीक है, सो 5 एम्प्लॉयज हैं और उनका जो मीन निकला है वो 1000, उनका जो एवरेज वेज निकली है वो 1000 निकला है। इफ द 4 एम्प्लॉयज आर, अब उन 5 में से 4 लोगों की सैलरी आपको बता दी गई है, यानी ये आपके पास इस तरह से समझ लें कि आपकी ये x की वैल्यूज़ हैं, जिसमें से 4-5 लोग हैं जिनकी सैलरी थी, उसमें से 4 लोगों की सैलरीज 800, 1200 और 1300 और इसी तरीके से 900 आपको बता दी है। जो फिफ्थ है वो आपको नहीं पता, लेट्स इट इज़ के, समझ लें इस तरह से है। ठीक है, अब आपने निकालनी है 5 लोगों की सैलरी का जो एवरेज है वो आपको दिया हुआ है। सो आई कैन फाइंड द सम ऑफ द सैलरीज ऑफ द 5 एम्प्लॉयज़। मैं 5 लोगों की सैलरीज का सम निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, कोई बताएगा? किस तरीके से मैं 5 लोगों की सैलरीज का सम फाइंड आउट कर सकती हूँ? मैम मीन के फॉर्मूले से यस, x बार इज इक्वल टू a प्लस एक्स बार इज समीशन समीशन x x है। पर n। ठीक है, और हम यहाँ से जो है वो समीशन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समीशन एक्स आपको क्या देता है? आपको वैल्यूज का सम देता है। सो इफ आई पुट 5 ओवर हेयर एंड द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन 1000 ओवर हेयर एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई इट व्हाट यू गेट 5000, इट मींस 5000 इज इक्वल टू समीशन एक्स। समीशन एक्स मींस दैट 5 ऑब्जर्वेशंस का सम या 5 एम्प्लॉयज की वेजेस का सम कितना है आपके पास? 5000 है। और 4 एम्प्लॉयज की वेजेस का सम हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इनको आप सम कर लें। ये 4 एम्प्लॉयज की वेजेस का सम आ जाएगा, यहाँ से 5000 जो है वो 5 एम्प्लॉयज़ की सैलरी का सम दे रहा है। 5000 में से आप इसको माइनस कर दें, यू गेट द वेज ऑफ द फिफ्थ एम्प्लॉय। आप फिफ्थ एम्प्लॉय की वेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट इज द वेज ऑफ द फिफ्थ एम्प्लॉय? दैट इज 800। इज इट क्लियर? ठीक है, एग्जाम्पल 3.1 देखिए। फॉर द सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशंस, आपके पास 15 ऑब्जर्वेशन है, द मीन केम आउट टू बी 18.2। सो व्हाट इज दिस? ये 18.2 क्या चीज़ है आपका? दिस इज द मीन। और कितनी ऑब्जर्वेशंस का मीन है ये? 15। 15 observations का मीन है। Later on checking it was discovered that an observation 19.7 was incorrectly recorded whereas the correct value was 17.9। बाद में पता चला चेकिंग करते हुए कि हमने तो सारा मीन शीन निकाल लिया, बाद में पता चला क्या कि जो ऑब्जर्वेशन 19.7 थी वो इनकरेक्ट थी, इनकरेक्टली रिकॉर्ड की गई थी, जबकि करेक्ट वैल्यू 17.9 थी। सो कैलकुलेट द करेक्टेड मीन। इसका मतलब है कि ये जो मीन 18.2 है ये करेक्टेड नहीं है, दिस इज एन अनकरेक्ट मीन, और हमें कह रहा है कि आप करेक्ट मीन निकाल के दें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीशन एक्स पहले उन तमाम 15 ऑब्जर्वेशंस का सम निकालेंगे। ठीक है, और हाउ कैन वी फाइंड, हम इसी तरह निकालेंगे। समीशन एक्स इज इक्वल टू एन एक्स बार। हमारे पास 15 ऑब्जर्वेशंस का सम आ जाएगा और वो कितना आ गया? 273 आ गया आपके पास। अब ये जो सम आपके पास समीशन एक्स आया, दिस इज नॉट द करेक्ट सम, दिस इज एन अनकरेक्टेड सम।
दिस इज एन अनकरेक्टेड सम बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्टली रिकॉर्डेड। तो हम इस 273 में से जो इनकरेक्ट वैल्यू है 19.7 इसको माइनस कर देंगे और जो करेक्टेड वैल्यू है 17.9 उसको ऐड कर देंगे, तो आपका जो समीशन एक्स है वो करेक्ट हो जाएगा। सो जो करेक्टेड सम आपके पास आया है 271.2 आया है। नाउ वी कैन फाइंड द करेक्टेड मीन टू। आप समीशन एक्स करेक्टेड को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो एक वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट की थी तो साथ ही हमने एक वैल्यू ऐड भी कर दी है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 15 ही है। आप करेक्टेड सम के ऊपर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 के ऊपर डिवाइड करें, यू गेट 18.08। सो बेसिकली 18.2 इज नॉट द करेक्ट मीन, करेक्टेड मीन इज 18.08। मैम ये दोबारा बता दें, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। सॉरी, क्या कह रहे मैम ये एग्जांपल दोबारा बता दें, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, यू हैव 15 ऑब्जर्वेशंस और 15 ऑब्जर्वेशंस का आपको मीन दिया हुआ है 18.2, आपको 15 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है। बाद में चेकिंग करते हुए आपको पता चला कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन एक थी जो 18.2 मीन निकला है वो सही नहीं निकला, क्योंकि जो डेटा था उसमें 19.7 जो था वो इनकरेक्टली रिकॉर्डेड था, जबकि करेक्ट वैल्यू जो थी वो 17.9 थी और वो हमें करेक्ट मीन निकालने के लिए कह रहा है यहाँ पे। सो व्हाट यू हैव टू फाइंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम समीशन एक्स निकालेंगे क्योंकि ये मीन करेक्टेड नहीं है। तो जो समीशन एक्स निकलेगा वो निकलेगा एन एक्स बार के रिलेशनशिप से। व्हेन यू मल्टीप्लाई एन विद एक्स बार यू गेट 15 मल्टीप्लाई बाय 18.2, तो आपके पास समीशन एक्स आ गया, यानी 15 ऑब्जर्वेशंस का सम आ गया। व्हाट यू गेट 273। ठीक है, अब ये जो 273 सम आया, दिस इज नॉट द करेक्टेड सम, दिस इज एन अनकरेक्ट सम बिकॉज आपने एक गलत वैल्यू जो है वो इनकरेक्टेड वैल्यू को ऐड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने समीशन एक्स को करेक्ट करेंगे ताकि मैं करेक्टेड मीन निकाल सकूं। सो करेक्टेड मीन करने के लिए पहले आप समीशन एक्स को करेक्ट करेंगे। आप 273 जो कि अनकरेक्टेड आपका सम है उसमें से करेक्ट वैल्यू को आप ऐड कर देंगे और इनकरेक्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 273 में से 17.9 जो है आपकी करेक्टेड वैल्यू जो है उसको आप ऐड कर देंगे और 19.7 जो अनकरेक्टेड उसको माइनस कर देंगे। सो 272.2 इज योर नाउ करेक्टेड सम, और वो मुझे करेक्टेड मीन निकालने के लिए कह रहा था जिसके लिए मुझे करेक्टेड सम रिक्वायर्ड था। अब करेक्टेड सम आ चुका है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर मीन का फार्मूला तो समीशन एक्स ओवर एन ही है ना, समीशन एक्स की जगह आप करेक्टेड सम लग गया और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब आपकी 15 ही है क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन हमने माइनस की तो एक ऐड कर दिया आपकी। So what you get 18.02. Now your corrected mean is 18.02. Is it clear? Okay, now look at example 3.1. Arithmetic mean of 20 values is 25. By adding 3 more values, the mean become 28. Find the 3 values if the ratios between these values is 1:2:3. So अब क्या कह रहा है? Sorry. Arithmetic mean 20 values का 25 है. So what is 20 and what is 25? Arithmetic 25 is of 20 values. 25 is arithmetic mean. N is 20 20 and no. and 25 is Arithmetic mean. ठीक है, मीन है आपका। बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज, अब वो कहता है 20 वैल्यूज का ये मीन है। बाय एडिंग 3 मोर वैल्यूज, मैंने 3 वैल्यूज और ऐड कर दी, ठीक है, और अब जो मीन हो गया वो कितना हो गया, 28 हो गया। इट मीन्स कि जो 28 मीन है ये कितनी ऑब्जर्वेशंस का मीन है, 23 ऑब्जर्वेशंस का। सो एन जो हो गया अब आपका कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है, और आपका जो मीन हो गया 23 ऑब्जर्वेशन का वो 28 हो गया। फाइंड द 3 वैल्यूज, मैंने क्या निकालना है, वो 3 वैल्यूज निकालनी है। जो 3 वैल्यूज आपने डाटा में ऐड की हैं वो कौन सी 3 वैल्यूज आपने ऐड की हैं वो आपने फाइंड करनी है, और उन 3 वैल्यूज के दरमियान जो रेशियो है वो आपको दी हुई है। कैसी रेशियो है 3 वैल्यूज के दरमियान, एक अगर ए है, दूसरी बी, तीसरी सी, तो उनके दरमियान रेशियो है 1:2:3 की। तो सबसे पहले मैं निकालूंगी कि 20 ऑब्जर्वेशन का अगर मीन 25 है तो उन 20 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना है। सो बाय यूजिंग द रिलेशनशिप एन एक्स बार आई फाइंड द सम ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशंस दैट इज 500। तो 20 ऑब्जर्वेशंस का जो या 20 वैल्यूज का जो सम है ऑब्जर्वेशंस का वो है 500। अब बाय एडिंग 3 वैल्यूज एन इज 23 एंड मीन बिकम 28, सो आई कैन फाइंड द सम ऑफ द 23 वैल्यूज। सो सम 23 वैल्यूज का कितना निकल आया, 23 मल्टीप्लाई बाय 28 यू गेट 644,
ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने 644 यानी 23 ऑब्जर्वेशंस के सम में से 20 ऑब्जर्वेशंस के सम को माइनस कर दिया, यू गेट 144। इट मीन्स कि जो 3 ऑब्जर्वेशंस आपने ऐड की हैं उन 3 ऑब्जर्वेशंस का सम कितना है, 144 है। ठीक है, 3 ऑब्जर्वेशंस जो आपने ऐड किए हैं उनका सम हमें पता चल चुका है 144। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट दीज 3 वैल्यूज आर बेसिकली। सो हमें रेशो पता है उनके दरमियान क्या है, 1:2:3 की। So you can do that. Sum of the ratio is 6. So you can find ratio is 1/6 overall, multiply by the sum of the 3 observation, that is 144. So 1/6 multiply by 144 you get 24. Second की ratio है 2/6 की, 2/6 multiply by 144 you get 48, and 3/6 multiply by 144 you get 72. So this is the value basically. So कौन सी 3 values हैं? पहली ऑब्जर्वेशन जो आपने ऐड की वो 24 थी, दूसरी ऑब्जर्वेशन जो आपने ऐड की डाटा में 48 की थी, और तीसरी ऑब्जर्वेशन आपने 72 की ऐड की थी। तो दीज आर द 3 न्यूली एडेड वैल्यूज जो आपने डाटा में ऐड की हैं। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, सो हमने जो अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज़ की थी, आई होप सो यू रिमेंबर दैट। आप लोगों ने सबसे पहली प्रॉपर्टी की थी द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0। सेकंड प्रॉपर्टी द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन इज मिनिमम। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो आपने की थी कि अगर हमारे पास इफ़ यू हैव एन डिफरेंट ग्रुप्स एंड यू हैव टू फाइंड द कंबाइंड मीन। ठीक है, आपके पास के ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मीन आपको दिया हुआ है, एंड यू हैव टू फाइंड द कंबाइंड मीन। सो यू कैन यूज बाय यूजिंग द फॉर्मूला n1x1 बार प्लस n2x2 बार एंड सो ऑन n के x के बार डिवाइड बाय द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। चौथी जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? द अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल। ये अर्थमेटिक मीन चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल दोनों से अफेक्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि ऑरिजिन कब चेंज होता है, जब हम कोई चीज़ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, और स्केल कब चेंज होता है, तो जब हम कोई चीज़ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो यानी जो ऑरिजिन है वो बेसिकली इट्स अ शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस। यानी जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो ऑरिजिन आगे चला जाता है, जब हम कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑरिजिन पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और जब हम स्केल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो बेसिकली जो चेंजिंग्स आती हैं वो लॉन्ग वाई एक्सिस आती हैं, यानी आपका स्केल या तो छोटा हो जाता है या फिर बड़ा हो जाता है। सो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए देन एक्स बार इज इक्वल टू ए, इफ y is equal to x plus minus a then y bar is equal to x bar plus minus a। ठीक है, यानी अगर मैं दोनों साइडों पे समीशन अप्लाई कर दूं एंड डिवाइडेड बाय n, और मैं इसको n पे डिवाइड कर दूं, सो व्हाट यू गेट y bar is equal to x bar plus minus a। if you have y is equal to bx का रिलेशनशिप then y bar is equal to bx bar, and if you have y is equal to x over a then y bar is equal to x bar over a। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो चेंज ऑफ ऑरिजिन हो रहा है, एड एंड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और इन दोनों में आपका चेंज ऑफ स्केल हो रहा है। एंड इफ आई कंबाइन, और अगर मैं कंबाइन कर दूं किसको, इसको और इसको कंबाइन कर दूं यहाँ पे, दैट y इज इक्वल टू बी एक्स प्लस माइनस ए, तो यहाँ पर आप देखें कि एक चेंज ऑफ ऑरिजिन भी हो रहा है, एक चीज़ ऐड भी हो रही है, मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो चेंज ऑफ ऑरिजिन भी हो रहा है और चेंज ऑफ स्केल भी हो रहा है। सो इफ यू हैव अ रिलेशनशिप y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस माइनस बी एक्स एंड y बार इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी एक्स बार। सो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लें ताकि आपको इन प्रॉपर्टीज़ का भी इस्तेमाल आ जाए कि इन प्रॉपर्टीज़ को किस तरह यूज़ करना है। कंप्यूट द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, ये आपके पास x की वैल्यूज़ गिवन है। यूजिंग दिस मीन कंप्यूट द मीन इन द फॉलोइंग केसेस। आफ्टर पहला पार्ट एडिंग 5 टू ईच ऑब्जर्वेशन, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाई 2, डिवाइड ईच ऑफ वैल्यू बाई 4, एंड देन वेरीफाई द रिजल्ट्स इन 1 to 4 बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीन। तो सबसे पहले उसने क्या कहा कि ये आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, आपने इसके मीन को इस्तेमाल करना है वेरीफाई करने के लिए। सो यू हैव x बार, कैसे निकालेंगे? आपके पास x की वैल्यूज़ हैं 4, 8, 16, 20 एंड 12। यू फाइंड x बार 12। पहला पार्ट क्या है? एडिंग 5 टू ईच ऑब्जर्वेशन। तो नया वेरिएबल आपका जनरेट हो गया। देखिए यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू बी एक्स का रिलेशनशिप पढ़ा है, इट्स अ लीनियर रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज दिस? b क्या है आपके पास? 5 हो गया, सॉरी 5 नॉट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, एडिंग 5 हो रहा है यहाँ पे। सो वी कैन राइट इट एज x प्लस माइनस x प्लस a, x प्लस ए। ये रिलेशनशिप आपको यहाँ पर कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है y का। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस 5 हो गया।
ठीक है, आपने क्या किया, हर ऑब्जर्वेशन में 5 को ऐड किया, आपके पास नई वैल्यूज जनरेट हो गई, ठीक है, एंड दीज आर y वैल्यूज 9, 13, 21, 25 एंड 17 एंड यू फाइंड y बार, व्हाट द वैल्यू ऑफ y बार इज 17. सो ये आपने डेटा के साथ काम किया, एंड इफ आई यूज दिस प्रॉपर्टी, सो मेरी प्रॉपर्टी कहती है कि इफ y इज इक्वल टू x प्लस 5 देन y बार इज इक्वल टू व्हाट? X bar plus. चार प्लस yes, y bar is equal to x bar plus 5. so x bar अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. what is x bar? x bar is 12 और 12 12. 5 आप देख रहे हैं कि वही वैल्यू आ रही है. यानी अगर मैं डेटा नहीं भी जनरेट करती, मैं y का कॉलम नहीं भी जनरेट करती, इफ आई नो द वैल्यू ऑफ x बार, आई कैन फाइंड द रिलेशनशिप. और मुझे वो बता रहा है कि एडिंग 5 टू ईच ऑब्जर्वेशन, हर ऑब्जर्वेशन में 5 को ऐड करके मीन निकालें. सो बजाय इसके कि मैं पूरी वैल्यूज को जनरेट करूं और फिर मीन निकालूं, आई कैन यूज दिस रिलेशनशिप एंड आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y बार, जो कि एग्जैक्टली वही निकल रही है. तो यहाँ पे भी आपने वेरीफाई करना था. सो आप देख रहे हैं कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है. इसमें रिलेशनशिप को क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग 3, तो ये भी चेंज ऑफ ऑरिजिन हो रहा है. सो रिलेशनशिप इज y इज इक्वल टू, व्हाट्स द रिलेशनशिप, हाउ कैन यू राइट इट? X minus 3. x minus 3, then y bar is equal to x bar minus 3. so यहाँ पे उसने डायरेक्टली डेटा से निकाला है और आगे जाके वो वेरीफाई करके दिखा रहा है कि दोनों से आंसर जो है वो सेम आ रहा है. मल्टीप्लाइंग ईच ऑब्जर्वेशन बाय 2, so how can you write this relationship? x a is equals to a x bar. Y is equal to 2x bar. x bar, no x bar. y is equal to 2x, but he is saying multiplying each observation by 2. हमारा डाटा तो x का है, x बार तो बाद में आएगा ना जब हम रिलेशनशिप निकालेंगे. आपके पास तो वैल्यूज x की गिवन है, वो कहता है हर ऑब्जर्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा नया वेरिएबल जनरेट हो गया, एंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x इज 2x. ठीक है, सो आपने क्या किया, इफ y द रिलेशनशिप इज y इज इक्वल टू 2x, आपने हर ऑब्जर्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये डेटा जनरेट हो गया. यू फाइंड y बार, आपके पास 24 आ गया. सो बजाय इसके कि मैं ये सारा काम करूं, आई यूज दिस रिलेशनशिप, इफ y इज इक्वल टू 2x देन y बार इज इक्वल टू 2x बार, देन 2x बार कितना है 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 24. सी, डेटा से भी वही आंसर आ रहा है एंड रिलेशनशिप से भी वही आंसर आ रहा है. इज इट क्लियर? टाइम कम रह रहा है, 1 मिनट से लेस है. मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी, जैसे ही खत्म होती है क्लास दोबारा ज्वाइन कीजिएगा. और प्लीज़ बी क्विक, जल्दी आप लोगों ने आना है, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं आप लोग. और डिवाइड ईच वैल्यू बाय 4, तो रिलेशनशिप बताएं y और x में क्या होगा? Y bar is equal to X bar by 5. y बार, प्लीज y बार मत कहें अभी, रिलेशनशिप बताएं सिर्फ y और x में. y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 4.